हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं एलपी टेक्नीशियन के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपका आने वाले एलपी और टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यह आपका 9 अगस्त 2018 शिफ्ट तीसरा में पूछा गया प्रश्न है। आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना महत्व होता है। इसको देखने से आपको यह अंदाजा लगेगा कि नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या सिलेबस पूछा जा रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। किसी प्रकार से कोई अगर डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका इसका सूत्र होता है 2n²। ठीक है, तो आपको पता है कि n का मान क्या है। n का मान आपकी कक्षक की संख्या है। कक्षक कौन कौन से होते हैं? k, l, m, n। तो किस लिए पूछा है? m कक्ष में। तो आपका k 1 हो गया, l 2 हो गया और m 3 हो गया। तो हम 3 के लिए निकालेंगे, तो सूत्र में मान रखते हैं 2 इंटू n का मान आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 3 कितना होता है? 9 इंटू 2 बराबर कितना हो गया? 18। ठीक है, इसका मतलब कि m कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होगा? 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और यह सभी आपका 9 अगस्त 2018 को पूछा गया प्रश्न है। और शिफ्ट आपका कितना है? आपका शिफ्ट हो जाएगा तीसरा। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रसवेदी अभिग्राहक। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। जीभ जो होती है, जो आपकी जीभ होती है, एक मांसल संरचना होती है। कौन सी होती है? मांसल संरचना होती है। ठीक है, और जीभ के ऊपर बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? रसांकुर होते हैं। इनको हम रसांकुर कहते हैं। जीभ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जीभ का कौन सा भाग क्या पहचानता है। ये आपका रफ स्ट्रक्चर हो गया। याद रखिएगा, सबसे अग्रभाग से हमें मीठा का अनुभव होता है और सबसे पीछे वाले भाग से कड़वा का अनुभव होता है। ठीक, और पार्श्व किनारे से क्या होता है? आपका पार्श्व किनारे से आपका खट्टा का अनुभव होता है, खट्टा का, और यहाँ से आपका नमकीन का। याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी के मूल की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है हेनरी कैवेंडिश, बी है एंटोनी एल लॉजियर, सी है आइजैक न्यूटन और डी है जॉन डल्टन। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने जी के मूल की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और कैपिटल जी के मान किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। लेकिन कैपिटल जी खोज किसने खोजा था? न्यूटन ने। याद रखिएगा, इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूटन ने। कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, इसका मान भी पूछता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। और हम आगे जान लेते हैं। हम कैपिटल जी का बीमा सूत्र निकाल लेते हैं। इसका सूत्र होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर को हम लिख देते हैं न्यूटन, यानी कि ये बल का मात्रक है।
तो एफ इक्वल टू एम ए हो गया। एम ए का बीमी सूत्र कितना हो जाएगा, यम यानी द्रव्यमान कैपिटल ए से, और ए स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर को हम लिखेंगे यानी कि आपका यल हो गया, और सेकेंड स्क्वायर यानी टी टू हो गया। तो आपका हो जाएगा एम एल माइनस टी माइनस टू, ये आपका हो गया न्यूटन का। और मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर हो जाएगा, यह एल स्क्वायर हो गया। और केजी का हो जाएगा, तो देख लेते हैं, यम यल टी माइनस टू इंटू एल टू बटा के स्क्वायर यानी कि किग्रा, इसका हो जाएगा यम स्क्वायर। टोटल कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर ऊपर जाएगा यानी कि इसका हो जाएगा, और ऊपर एम है, यह हो जाएगा एम माइनस वन टी माइनस, एल को देख लेते पहले, एम माइनस वन एल थ्री और टी माइनस टू, यह आपका बीमी सूत्र हो जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कितना होता है एक बार फिर से देख लेते हैं, एम माइनस वन एल माइनस थ्री, नहीं एम माइनस वन एल थ्री और टी माइनस टू, याद रखिएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं उसको भी जान लिया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है, यानी कि जो अम्ल का गुण नहीं है उसी को आपको बताना है। तो जो नहीं है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, यही क्या आता है गलत, अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता है, यानी कि सही उत्तर क्या है, यही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यह सही है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, यह भी सही है। और अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, यह भी सही है। ठीक है, याद रखिएगा। और भी हम अम्ल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अम्ल से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो हम और भी जान लेते हैं। अम्ल जो होता है वह धातुओं से अभिक्रिया करके, किससे, धातुओं से अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। अम्ल जो है कि क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है। इन सभी को याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डैश की प्रक्रिया में लोहे की जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हम लोहे को सुरक्षित रखते हैं, जिसका संक्षारण न हो सके। ऑप्शन ए है चिकनाई, बी है मिश्र धातुकरण, आपका सी है गैल्वेनाइजेशन, और डी है एनोडाइजिंग। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोहे पर एक जिंक का परत चढ़ा देते हैं, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उससे क्या होता है कि लोहे का संक्षारण नहीं हो पाता है। और भी हम जान लेते हैं संक्षारण के बारे में। लोहे में जो जंग लगता है उसका सूत्र होता है Fe2O3 याद रखिएगा, एग्जाम में जंग का सूत्र भी पूछता है। ठीक है, जंग लगना क्या है, एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है। यह भी प्रश्न में पूछता है कि जंग लगने से वजन बढ़ जाता है, तो जंग लगने से लोहे का वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा,
ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी मांसपेशी ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा। याद रखिएगा, ऊपर उठाएगा हथौड़े के पास क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर उठाते हैं, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए आपका धरातल है, यहाँ से हमने ऊपर लग गया, तो इस वस्तु में जो भी ऊर्जा होगा वह स्थितिज ऊर्जा के कारण होगा, और ऊपर से जब हम गिराएंगे डायरेक्ट, तो उसमें जो ऊर्जा होगा वह गतिज ऊर्जा के कारण होता है। उससे हम कहते हैं, जो गति के कारण होता है उससे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? उसमें गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है? वह यांत्रिक ऊर्जा हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, जब हम आवधिक तालिका में समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? इसका आपका ऑप्शन है, सेलों की संख्या बढ़ जाती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ठीक है, सेल की संख्या बढ़ जाती है और परमाणविक आकार कम हो जाता है। इसका कौन सा उत्तर होगा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सेलों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हम क्या करते हैं? मान लीजिए आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक, जब हम ऊपर से क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इसमें क्या होता है? कोषों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? डिंबवाहिनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मूत्रवाहिनी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी मूत्र मार्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी शुक्रवाहिका कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूत्र मार्ग उसे हम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच डैश कम हो जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 5.7, ऑप्शन नंबर बी है 5.5, ऑप्शन नंबर सी है 5.6 और ऑप्शन नंबर डी है 5.4। सभी ऑप्शन एकदम क्लोज हैं, यानी कि वो एक पॉइंट का भी अगर अंतर हुआ तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपका 1/3 क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, यानी कि आपको अगर जो प्रश्न आ रहा है उसी को करना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ना है। ठीक है, जितने क्लोज प्रश्न हैं उसको आपको डाउट में नहीं करना है कि आपका ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 3 अगर क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो 1 नंबर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यह सबसे ज़्यादा निगेटिव पॉइंट है, इसको ध्यान में रखते हुए जो आ रहा है उसी को करना है। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5.5 से अगर पीएच कम हुआ तो क्या होगा? दांतों का सड़न शुरू हो जाएगा। और भी जान लेते हैं, अगर पीएच मान आपका 5.6 से कम हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। ठीक है, हमारा जो शरीर है वह 7 और 7.8 के पीएच परास के बीच में कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब कि ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सके। ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए ऐसा कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षारों दोनों से अभिक्रिया कर सके?
ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है आपका अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकता है, इसलिए हम इसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। देख लेते हैं, जैसे आपका हो गया Al2O3 प्लस HCl। जब Al2O3 HCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड और क्या बनाएगा? प्लस जल H2O। ठीक है, इसको अगर हम संतुलित करेंगे तो देख लेते हैं, इधर एल्युमिनियम कितना है? 2, इधर एल्युमिनियम का कितना है? 1, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो क्लोरीन कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 1, तो हम यहाँ आगे 6 से गुणा कर देंगे। जब हम 6 से आगे गुणा किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2, तो हम यहाँ पे कर देंगे आगे 3 से गुणा। जब 3 से हाइड्रोजन गुणा किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया आपका? 3। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3, यानी कि हमारा संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, देख लेते हैं यह क्षार से कैसे अभिक्रिया करता है। आपका Al2O3 प्लस NaOH। जब Al2O3 NaOH से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? देख लेते हैं, NaAl2 AlO2 प्लस H2O। ठीक है, अब इसको भी हम संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना हुआ? हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? NaOH आपका 1 है, यानी कि हम आगे 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो सोडियम कितना हो गया? 2। यहाँ पे सोडियम कितना है? 1, तो यहाँ पे आगे हम 2 से गुणा करेंगे। अब देख लेते हैं, एल्युमिनियम हमारा 2 हुआ, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 हुआ। ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया? 4, ऑक्सीजन 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे 4। ठीक है, अब हमारा यह समीकरण कैसा हो गया? संतुलित हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक प्रतिरोध में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। एक स्रोत प्रतिरोध में V का विभवांतर बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है VIT, VI, VIT और VI/T। इसको हम देख लेते हैं। एक प्रतिरोध में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। एक स्रोत प्रतिरोध में भी विभवांतर बनाए रखने के लिए T समय में स्रोत द्वारा आपूर्ति की ऊर्जा यानी किए गए कार्य के बराबर होगी। तो कार्य का सूत्र कितना होता है? W = VQ। ठीक है, तो Q बराबर कितना होता है? Q बराबर IT। तो आपका सूत्र हो जाएगा VIT, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VIT हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति की पता लगाएं। ऑप्शन ए है अनंत पर, ऑप्शन बी है F और C के बीच, ऑप्शन सी है दर्पण के पीछे और ऑप्शन डी है C के बाद। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है। एक बार देख लेते हैं आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। प्रतिबिंब को हम कहाँ पर रख रहे हैं? वस्तु को P और F के बीच में। यह आपका पोल हो गया, F यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया C। ठीक है, तो हम वस्तु कहाँ पर रख रहे हैं? P और F के बीच में, तो आपका वस्तु कहीं यहाँ पे होगा। ठीक, और हम उसका छवि देख लेते हैं। तो जब हम किसी वस्तु को F और P के बीच में यानी कि इस पोल के बीच में जब रखते हैं तो उसका छवि जो बनेगा C और F के बीच में कहीं बनेगा। ठीक है,
जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगर हम वस्तु को यह पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर कहीं भी बनेगा। अगर हम वस्तु को कहाँ पर रखते हैं? इसी पर, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? ऑप्शन ए 78 केल्विन, ऑप्शन बी 314 केल्विन, ऑप्शन सी 373 केल्विन, ऑप्शन डी 351 केल्विन। इसका उत्तर कितना होगा? देख लेते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम केल्विन बनाते हैं तो सीधे हम क्या करते हैं, उस डिग्री सेंटीग्रेड में 373 केल्विन जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया? 78 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 373, छोड़िए 373, 8 3 11। देखिए एग्जाम में आपको टोटल कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको लास्ट का अंक एग्जाम में क्या करना है ना, कि आपको सवाल के साथ साथ ऑप्शन पे विशेष नजर रखना है। 8 3 कितना हो? 11, 11 मतलब कि लास्ट में कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 किस ऑप्शन है? ऑप्शन डी में, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये सबसे बड़ा आपको हम एक पॉइंट बताते हैं कि एग्जाम में हमेशा ऑप्शन पर नज़र रखना ज़रूरी है। ठीक है, ये तो आपका साइंस है, चाहे आपका साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, लेकिन ऑप्शन पर विशेष ध्यान रखना है। आपको पूरे क्वेश्चन को हल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आधा क्वेश्चन हल करने से उत्तर आ जा रहा है तो पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में सॉरी हाँ, यहाँ पे प्रश्न आपका है, ऊतक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। अगला प्रश्न हमारा है, वे कोशिकाएं, अगला प्रश्न नहीं, अगला ऑप्शन है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। अगला ऑप्शन है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती हैं। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है। यानी कि जो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ऊतक किसे हम कहते हैं? तो ऊतक हम उसे कहते हैं जिनकी कोशिकाएं दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए है मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, विखंडन, अणुओं का विभाजन। अगर प्रश्न एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और पढ़ लीजिए। ठीक है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। और भी जान लेते हैं, जैसे आपका हो गया बहुविखंडन, भी एक प्रजनन है। क्या है? बहुविखंडन। इसमें क्या होता है कि जनक कोशिकाओं द्वारा ठीक है बहुत सारे संतति में उत्पन्न हो जाते हैं। इसका उदाहरण है आपका, एग्जाम पूछता है, कौन सा है? प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी के ई का मान क्या होगा यदि गति को बढ़ाकर 2v तक 2 गुना किया जाता है? ठीक है, आपको पता है इसका सूत्र कितना होता है? के ई इक्वल टू
1/2 mv²। ठीक है, पूछा क्या है कि इसका मान क्या होगा जब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 2v हो जाएगी। देख लेते हैं, यानी कि ke1/ke2। ke1 कितना है आपका 1/2 mv²। दूसरा में कितना हो जाएगा 1/2 mv2। तो यहाँ पे 2v2 कर देते हैं, 2v1 कर देते हैं। ठीक है, 2v1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 कट जाएगा, यहाँ पे है यम से यम कट जाएगा, बचे कितना आपका बचा ke1 ke2 बराबर v1² बटा के आपका हो गया 2v1²। तो ये कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर करेंगे तब हो जाएगा 4v1। ठीक है, स्क्वायर, तो v1² से v1² कट जाएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा ke2 बराबर कितना हो जाएगा 4ke1, यानी कि पहले से कितना हो जाएगा, या 4 गुना हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4ke हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन ए है I बराबर v माइनस आर, v बराबर I इक्वल टू v बाई आर, सी बराबर I बराबर r बाई v, और डी बराबर I बराबर v आर। तो आपको पता है कि सूत्र कितना होता है, I इक्वल टू v/r होता है। ठीक है, तो इसी कारण होता है। ये किसका सूत्र है, ओम का नियम है। ठीक है, आपको पता है कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है किस में होता है, ओम में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताएं, उसका सलूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।